नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राजपथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। धन सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती की अड़चनें होंगी दूर, विभागीय अधिकारियों को दिए गए निर्देश। महिला आरक्षण मामले में सरकार बुलाए विधानसभा का विशेष सत्र, यशपाल आर्य ने दिया बयान। पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल के बीच काली नदी पर मोटर पुल का किया शिलान्यास। धामी ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। उत्तराखंड में डेंगू के मामले 500 के पार, राजधानी देहरादून के हैं सर्वाधिक मरीज। डॉक्टर रावत ने शासकीय आवास में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वास्थ्य निदेशालय एवं जिला स्तर पर लंबे समय से रिक्त पदोन्नति के पदों की डीपीसी कर शीघ्र भरने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में संचालित टीबी मुक्त उत्तराखंड अभियान को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनाने एवं रक्तदान अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोगों का पंजीकरण कर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के रिक्त 2800 पदों पर शीघ्र भर्ती करने के लिए संशोधित नियमावली तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि स्टाफ नर्स की वर्ष भर भर्ती में आ रही अड़चनों को तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर निगरानी करने को कहा। वहीं डॉक्टर रावत ने इसके साथ ही टीबी रोगियों की देखभाल एवं उपचार के लिए अधिक से अधिक निक्षय मित्र बनाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा प्रदेश भर में चलाए जा रहे रक्तदान अमृत महोत्सव के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों को जन जागरूकता अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने राज्य आंदोलनकारियों के बाद महिला आरक्षण निरस्त होने के मामले को बेहद ही दुखद बताया। साथ ही प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य सरकार इसमें असफल रही तथा इस मामले पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। यशपाल आर्य ने अपने बयान में कहा कि राज्य की सरकार की सैकड़ों अधिवक्ताओं की फौज भी इन दो विशिष्ट वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में अध्यादेश या विधेयक के माध्यम से कानून नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि हाल के उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में मिल रहा 30% क्षेत्रीय आरक्षण समाप्त हो गया है। इसी तरह से कुछ साल पहले राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण भी उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद निरस्त हो गया था। राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षेत्रीय आरक्षण देने का फैसला किया था। सरकार के इस निर्णय से हजारों महिलाएं लाभान्वित हुई, लेकिन वर्तमान सरकार न्यायालय में राज्य की महिलाओं के हितों की रक्षा करने में असफल रही। वहीं प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य सरकार को उन पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण देने की शक्ति प्रदान करता है जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य सरकार की सभी सेवाओं में 50% जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए कांग्रेस सरकार ने राज्य की महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण देने का निर्णय लिया था। उन्होंने सरकार से अविलंब राज्य की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को राज्य की सेवाओं में 30% आरक्षण देने का कानून पारित करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार सत्र नहीं बुला पा रही है तो महामहिम राज्यपाल के अध्यादेश के माध्यम से महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। सरकार बाद में इसे विधानसभा में कानून के रूप में पास करवा सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला क्षेत्र के मल्ला
छारछुम में भारत नेपाल राष्ट्र के बीच काली नदी पर 32 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपए की लागत से बन रहे 110 मीटर स्पन डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किया। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ये सेतु बहुत ही महत्व का सेतु है। इस सेतु के बनने से भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा, व्यापार बढ़ेगा तथा रोजगार में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि ये सेतु 1 वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस पुल का निर्माण गुणवत्ता के साथ तेजी से किया जाए। पुल की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस पुल के शिलान्यास पर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। जिस काली नदी के किनारे पैदा होकर मुझे बड़ा होने का सौभाग्य मिला है, उस नदी पर बन रहे पुल की स्वीकृति भी मेरे हाथों से हुई है। इस पुल के बन जाने से हमारे और नेपाल देश के बीच रोटी बेटी का संबंध और मजबूत होगा। वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में विभिन्न जन कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सीमांत गांवों के विकास के लिए काम हो रहा है। मार्ग कनेक्टिविटी, दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए तेजी से काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा कि जनपद के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हमारी सरकार सहयोगी और साझेदारी के रूप में जनता के साथ खड़ी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली, समृद्ध एवं समृद्ध भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेवा दिवस पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य में स्वच्छता, रक्तदान संगोष्ठियां एवं सेवा भाव से जुड़े आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सेवा भाव से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, मेयर रामपाल सिंह, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, डीआईजी नीलेश आनंद भरने, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, एसएसपी मंजुमना, टीसी निदेशक जीवी पंत विश्वविद्यालय आशीष भटगाई एवं अन्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड में डेंगू के मामले 500 के आंकड़े को पार कर गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक मरीज राजधानी दिल्ली में है, देहरादून में है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव एवं राजेश कुमार ने कहा कि इस साल प्रदेश भर में डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से अब तक डेंगू के देहरादून में 269 मामले, हरिद्वार में 123, पौड़ी में, टिहरी में 22 और नैनीताल में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अधिकारी ने कहा कि सभी जिलों को डेंगू की रोकथाम के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से दैनिक आधार पर रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। G20 सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत को मिली है। सम्मेलन में देश दुनिया से आने वाले अतिथियों का मान उत्तराखंड के उत्पाद भी बढ़ाएंगे। विदेश मंत्रालय ने राज्य के कई उत्पादों का सर्वे किया। जल्द ही मंत्रालय की ओर से उत्पादों का अंतिम चयन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने G20 सम्मेलन के लिए सभी राज्यों से विशेष स्थानीय उत्पादों की सूची मांगी है। दिल्ली में राज्यों की ओर से अपने उत्पादों को प्रस्तुत किया गया। उत्पादों के चयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव PK मिश्रा की अध्यक्षता में
कमेटी भी गठित की गई है, जिसने प्रस्तुत उत्पादों का सर्वे किया। उत्तराखंड की ओर से केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, घंटाघर, देहरादून का प्रतीकात्मक कलाकृति के अलावा नैनीताल का एप्रण, जैविक उत्पाद में उत्तरकाशी का लाल चावल, शहद, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, चंपावत का शहद, बागेश्वर की तांबे से बनी गागर व अन्य उत्पाद, नेटल फाइबर से बनी जैकेट, ब्रह्म कमल निशान की पहाड़ी टोपी, पिथौरागढ़ जिले के ऊनी शॉल, मफलर, उधम सिंह नगर जिले के मुजघास से बने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। रात भर शहर के आबादी क्षेत्र में हाथी, गुलदार और मगरमच्छ की दहशत रही। कहीं स्कूल में गुलदार पहुंच गया तो कहीं कॉलोनियों में रात भर हाथियों का झुंड टहलता रहा। मगरमच्छ भी एक कॉलोनी में आ धमका। इससे शहर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए वन विभाग की ओर से टीमों का गठन कर दिया गया है। एक टीम भेल की ओर से भी उपलब्ध कराई गई है, जो वन विभाग के साथ मिलकर गश्त करेगी। किसानों के खेतों में खड़ी धान की फसल तैयार हो रही है। धान की बालियां पकने लगी हैं। इसके कारण राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर जंगली जानवर धान की फसल का स्वाद चखने के लिए किसानों के खेतों में पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि 3 हाथियों का एक झुंड रात में लगभग 11 बजे संता एन्क्लेव में पहुंच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन हाथी एक कॉलोनी से निकलकर दूसरे कॉलोनी में पहुंचते ही रहे। राजधानी में वाहनों को खड़ा करने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की योजना को 3 विभाग, जल संस्थान, नगर निगम और परिवहन विभाग के जमीन देने से इनकार करने के बाद जोर का झटका लगा है। एमडीडीए ने शहर में 4 स्थानों पर मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण करने की योजना बनाई थी, जबकि मंसूरी और ऋषिकेश के लिए भी योजना थी, जिसमें ऋषिकेश में मल्टी स्टोरी पार्किंग बन चुकी है, जबकि मसूरी में जमीन मिलने के बाद भी अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। एमडीडीए ने जल संस्थान परिसर और नगर निगम परिसर में पार्किंग बनाने का प्रस्ताव तैयार कर दोनों विभागों से निर्माण के लिए जमीन की दरकार की थी, लेकिन फिलहाल दोनों ही विभाग ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा रही सही कसर परिवहन निगम प्रबंधन ने पूरी कर दी है। अब परिवहन निगम प्रबंधन भी द्रोण होटल के बगल में स्थित पुराने बस स्टैंड की जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि पुरानी तहसील स्तर जमीन में भी मल्टी स्टोरी पार्किंग के बाद अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। राजस्व विभाग के अधिकारियों की माने तो इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद की स्थिति है। एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में प्रवेश का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। महाविद्यालय ने बीकॉम और बीएससी की एक और मेरिट जारी कर दी है। सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को 20 सितंबर से यानी आज से प्रवेश दिया जाएगा। महाविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि ये 5वीं व अंतिम मेरिट लिस्ट है। प्राचार्य डॉक्टर एनएस बनकोटी ने बताया कि बीकॉम और बीएससी प्रथम सेमेस्टर की रिक्त सीटों पर अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है, जिससे विद्यार्थी महाविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट पर जारी सूची में जिन विद्यार्थियों का नाम है वे पोर्टल पर अपने शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड कर लें, जिसके बाद प्रवेश के लिए 20 से 22 सितंबर तक प्रवेश समिति के सामने दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। महाविद्यालय की पूर्व की वरीयता सूची में स्थान पाने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय के पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए थे, परंतु कहीं कारणवश प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए अनुमति प्रदान दी गई है। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया था, उन्हें भी शुल्क जमा करने के लिए कहा गया है। सरकार के अध्यादेश लाने के बाद अब नगर निकाय क्षेत्रों की जमीनों के दाखिल खारिज तहसीलों में हो सकते हैं। देहरादून की तहसील सदर से दाखिल खारिज शुरू करने जा रही है। हालांकि इसके बाद आमजन को राहत मिलने में लंबा समय लग जाएगा। इसकी वजह यह है कि दाखिल खारिज के लंबित आवेदनों की संख्या 15,000 से ऊपर चली गई। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में पिछले 1 साल में दाखिल खारिज पर 3 बार रोक लग चुकी है। अधिकारियों ने जितनी बार दाखिल खारिज शुरू करने की कवायद शुरू की, उतनी बार अल्प अंतराल में ही दाखिल खारिज बंद करने पड़ गए, क्योंकि हाईकोर्ट के समय समय पर आए अंतरिम आदेश के क्रम में यही अर्थ निकाला गया कि नगर निकायों की सीमा में दाखिल खारिज का अधिकार तहसीलों की जगह
संबंधित नगर निकाय के पास है। प्रदेश में दाखिल खारिज पर तीसरी दफा अप्रैल 2021 के अंत में रोक लगाई गई थी। देहरादून तहसील सदर की बात करें तो रोक लगाने के समय तक करीब 2500 आवेदन लंबित थे। वहीं इसके बाद दाखिल खारिज के नए आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। दूसरी तरफ जमीनों की रजिस्ट्री होती रही और दाखिल खारिज के आवेदन स्वीकार न किए जाने के चलते लोग परेशान भटकते रहे। तहसील अधिकारियों का अनुमान है कि वर्तमान में लंबित दाखिल खारिज आवेदनों की संख्या कम से कम 15,000 होगी। इतनी बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निस्तारण करना किसी चुनौती से कम नहीं है। टिहरी बांध की अभेद सुरक्षा प्रबंध के बाद ही डैम टॉप के ऊपर से 24 घंटे वाहनों की आवाजाही हो सकी। इस दिशा में टीएचडीसी ने प्रयास शुरू कर दिया और सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। जल्द ही केंद्र सरकार की टीम इस मामले में बांध सुरक्षा प्रबंधों को लेकर निरीक्षण करेगी। टिहरी बांध की सुरक्षा को देखते हुए अब तक डैम टॉप रोड से सिर्फ दिन में ही वाहनों को गुजरने की अनुमति थी, जिससे स्थानीय निवासी परेशान थे और लंबे समय से डैम टॉप के ऊपर 24 घंटे वाहनों की आवाजाही की मांग कर रहे थे। इसी वर्ष मई माह में टीएचडीसी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने डैम टॉप के ऊपर से 24 घंटे वाहनों की आवाजाही की घोषणा की थी। डैम टॉप से अभी सिर्फ दिन में ही वाहनों को गुजरने की अनुमति है। रात के वक्त आपातकालीन सेवा या फिर बीमारी के वाहन गुजरने की अनुमति है, जबकि अन्य वाहनों को रात के वक्त जीरो ब्रिज रोड से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में नई टिहरी से घनसाली, देवप्रयाग, प्रतापनगर जाने वाले ग्रामीणों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन अब टीएचडीसी ने 24 घंटे वाहनों के लिए कवायद शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बांध की सुरक्षा मजबूत करने के संबंध में टीएचडीसी अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसके बाद टीएचडीसी ने बांध की सुरक्षा के लिए चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाने और अन्य अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। केंद्र सरकार की टीम जल्द ही बांध का भ्रमण कर इस पर अंतिम फैसला लेगी। परेड मैदान का स्वरूप तभी बदल चुका था जब ये महज ट्रेड फेयर या मेले आयोजित करने का स्थान बन गया था। फिर स्मार्ट सिटी ने उम्मीद जगाई कि शहर के बीच कोई ऐसी जगह हो जो चौतरफा खुली हो और वहां पैदल चलने के साथ हरियाली का मजा भी लिया जा सके। लोग यहां 2 पल बैठकर सुकून के पल भी बिता सके। इसके लिए स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउंड सौंदर्यीकरण परियोजना तैयार की गई और धरातल पर वर्ष 2019 से काम शुरू कर दिया गया। करीब 1.5 साल का अतिरिक्त समय विस्तार मिलने के बाद निर्माण संबंधित काम लगभग पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन नीतिगत स्तर के निर्णय अभी भी बाकी हैं। वह यह है कि परेड मैदान को गांधी पार्क से मिलाया जाएगा या नहीं। परेड मैदान सौंदर्यीकरण परियोजना को बड़े स्वरूप में देखा जाए तो उसके तहत परेड ग्राउंड को गांधी पार्क से मिलाया जाना है। इसके लिए कनक चौक से लैंसडोन चौक के बीच की सड़क को बंद किया जाना है, ताकि गांधी पार्क व परेड ग्राउंड की सैर निर्बाध रूप से एक साथ की जा सके। दोनों स्थलों के बीच की सड़क बंद होने के बाद यातायात को संभालने के लिए कनक चौक से विकास भवन चौक व तिब्बती बाजार होते हुए दर्शन लाल चौक जाने वाली करीब अर्ध व्यास के आकार वाली सड़क को चौड़ा किया जाना था। ये चौड़ाई हासिल कर ली गई है। अगस्त में सुस्त रहे मॉनसून ने सितंबर में गति पकड़ी है। शनिवार को ही प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई। वहीं रविवार को भी कुछ जगहों पर वर्षा देखने को मिली। वहीं 24 घंटे के दौरान नैनीताल जिले में सामान्य से 5 गुना तो उधम सिंह नगर में 15 गुना अधिक वर्षा हुई है। पूरे प्रदेश में करीब 3.5 गुना अधिक पानी बरसा। सितंबर की बरसात ने मानसून काल की ओवरऑल वर्षा के आंकड़ों को भी सुधारने का काम किया है। सितंबर में उत्तराखंड में सामान्य से 23% अधिक वर्षा हुई है। इससे 1 जून के बाद मानसूनी वर्षा का आंकड़ा सामान्य से 8% की कमी पर आ गया है। अगस्त तक यह आंकड़ा सामान्य से 14% कम बना हुआ था। सितंबर के शेष दिनों में भी राज्य में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक वर्षा होने से भूमिगत जलस्तर ऊंचा उठेगा। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं 20 सितंबर को राहत के बाद 21 से वर्षा में फिर से तेजी आ सकती है। 2 दिनों की वर्षा के बाद रविवार की सुबह राहत बनी रहेगी। विकासनगर के एक निजी अस्पताल के प्रतिष्ठित चिकित्सक हंसराज अरोड़ा ने शक्तिहीन
नहर में कूदकर जान दे दी। वहीं देर रात नवाबगढ़ पंचायत के डॉक्टरगंज क्षेत्र में पुल नंबर 1 व 2 के बीच उन्होंने नहर में छलांग लगाई। रात में ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण उनका कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि उनकी कार व चप्पल पुल नंबर 1 के पास से बरामद की गई। वहीं एसडीआरएफ ने डॉक्टर अरोड़ा का शव ढाकरानी पावर हाउस के इंटेक से बरामद किया। डॉक्टर अरोड़ा इससे पहले भी 2 बार शक्ति नहर में कूदे, लेकिन तब आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया था। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि डॉक्टर हंसराज अरोड़ा कुछ समय से डिप्रेशन में थे। पुलिस ने शव का पंचनामा के बाद मोर्चरी में रखवा दिया। डॉक्टर हंसराज अरोड़ा का बेटा सार्थक अरोड़ा व पुत्र वधु भी चिकित्सक हैं। बेटा सार्थक उनके साथ ही विकासनगर में प्रैक्टिस करता है और पुत्र वधु दून के किसी निजी अस्पताल में सेवा दे रही है। वहीं उनका बेटा सार्थक किसी काम से देहरादून गया हुआ था। डॉक्टर हंसराज के पास उनका नौकर सुनील था, जिसे उन्होंने घर पर भेज दिया था। इसके बाद रात 10:30 बजे के करीब डॉक्टर हंसराज कार से डॉक्टरगंज में शक्ति नहर के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी कार खड़ी की और पास में ही चप्पल भी छोड़ दी। जापानी इंसेफ्लाइटिस से ग्रस्त बुजुर्ग महिला की मरीज की मौत हो गई। वह कई दिनों से बीमार थी। सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में वेंटिलेटर पर रखकर उनका इलाज किया गया। इस सीजन में कुमाऊं में जेई से मौत का ये पहला मामला है। काशीपुर निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग को एक सप्ताह पहले एसटीएच में भर्ती किया गया था। उनकी हालत गंभीर थी। जांच में उनसे जेई की पुष्टि हुई थी। मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि मरीज वेंटिलेटर में भर्ती था, लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई। इसके अतिरिक्त उधम सिंह नगर के नंकमत्ता का एक 22 वर्षीय लड़की भर्ती है। उसमें भी जेई की तरह लक्षण हैं। उसे भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। जेई की पुष्टि के लिए सैंपल जांच को भेजे गए हैं। वहीं अस्पताल में कालाजार से ग्रस्त एक मरीज भर्ती है। एक सप्ताह पहले कालाजार से ग्रस्त एक मरीज की मौत हो गई थी। डेंगू का डंक और गहरा होता जा रहा है। वहीं डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में एक और डेंगू बुखार से ग्रस्त मरीज की भर्ती हुई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण जोशी ने बताया कि इस समय एसटीएच में डेंगू से ग्रस्त 3 मरीज भर्ती हैं। इसमें से एक मरीज की एलाइजा जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू लक्षणों वाले 5 और मरीज भर्ती हुए हैं। इस बीमारी की पुष्टि के लिए सैंपल एलाइजा जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागीरथी जोशी ने बताया कि अब तक जिले में डेंगू के 11 लोग मिल चुके हैं। अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जा सकते हैं। कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपतंग के साथ देखते रहिए। नमस्कार। बोल धरती जय